27वीं बैठक होने वाली है। रांची में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें कि अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। 4 राज्य के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। झारखंड, बिहार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। उड़ीसा, बंगाल के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे और बैठक को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। केंद्र की ओर से 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और 10 मिनट तक अमित शाह का संबोधन होगा। बैठक में 10 मिनट तक हेमंत सोरेन भी बोलेंगे। 3 राज्य के प्रतिनिधि को 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। आखिर में फिर 5 मिनट अमित शाह का संबोधन होगा। तो सबसे आखिरी में झारखंड के मुख्य सचिव का धन्यवाद संबोधन होना है। बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी भी इसमें शामिल होंगे और बंगाल के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज ये बैठक होने वाली है अमित शाह की अध्यक्षता में, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? बता दें कि करीब 20 एजेंडे हैं इस बैठक में और इन 20 एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें कि झारखंड और बंगाल के बीच जो मयूराक्षी डैम को लेकर जल विवाद है उस पर भी चर्चा होगी। तो साथ में अगर बात करें तो बिहार और झारखंड के बीच जो बोर्ड और निगम को लेकर तमाम जो विवाद है, जो आवंटन है, उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड विशेष योजना है उसकी सहायता जारी करना, पावर और ऊर्जा के संबंध मामले के साथ साथ शहरी मास्टर प्लान, ये तमाम मुद्दे हैं, पोषण इत्यादि जो कि राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दे, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी और इसे लेकर एक जो रणनीतियां हैं वो तैयार की जाएंगी कि आने वाले वर्षों में किस तरह से इन पर काम किया जाए ताकि जो क्षेत्र का विकास हो सके। तो इसे लेकर ये पॉजिटिव साइन है कि क्या कहा जाए तो विकास की धारा जो है अब इन राज्यों में भी बहे, इसे लेकर एक जो प्लानिंग है वो की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रांची पहुंच चुके हैं। कल देर रात वो रांची पहुंचे हैं। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए, तो वहीं बिहार और जो पश्चिम बंगाल के मंत्री गण हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और उसके साथ ही तमाम राज्यों के, इन 4 राज्यों के जो वरीय अधिकारी गण हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम जो राज्य के विकास को लेकर जो प्लेटफॉर्म है उसमें चर्चा की जाएगी, तमाम चीजों को लेकर। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार बंद के दौरान ट्रेन रोकने पर कार्रवाई हुई है। 5 नामजद और 250 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पटना रेल जीआरपी ने 5 को नामजद बनाया है, जबकि 100 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। वहीं डाकबंगला चौराहे को जाम करने पर 150 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि किसी भी प्रदर्शनकारी को हिरासत में नहीं लिया गया है। दोनों केस बुधवार की रात को मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किया गया है। तो देखिए, 5 नामजद और 250 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। कल बिहार बंद था और ऐसे में ट्रेन रोकी गई थी, परिचालन को बाधित किया गया था और इस मामले में मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज किया गया है। ट्रेन रोकने पर 100 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर एक केस दर्ज किया गया है। हालांकि किसी को हिरासत में अब तक नहीं लिया गया है। और इसी बीच खबर छपरा से है, जहां के मशरक के बंगरा गांव के वार्ड 2 से 10 साल की नाबालिग लड़की से छेड़खानी की जांच करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जिनका सीएचसी मशरक में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस दौरान मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। और सिवान से बड़ी खबर, जहां ट्रिपल मर्डर मामले में एक्शन हुआ है। महाराजगंज डीएसपी हटा दिए गए हैं। राकेश कुमार रंजन को हटाया गया है। कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। बिहार पुलिस की मुख्यालय की कार्रवाई हुई। 4 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था, जहां 3 हत्याएं की गई थी और इस मामले में कई स्तरों से लापरवाही सामने आई और ऐसे में महाराजगंज डीएसपी हटा दिए गए हैं। राकेश कुमार रंजन को हटाया गया। कार्रवाई नहीं करने का आरोप इनके ऊपर। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से कार्रवाई की गई है। 4 जुलाई को ये वारदात हुई थी। तो देखिए, सिवान से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए जिस तरीके से कई स्तरों से लापरवाही सामने आई। इससे पहले भी सस्पेंड की कार्रवाई की गई थी। थानाध्यक्ष पर भी कई सवाल
खड़े हुए थे और अब जाकर के जो महाराजगंज के डीएसपी हैं वो भी अब हटा दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे थे और एक साथ 3-3 हत्याएं हो जाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी थी। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये जानें क्यों नहीं बचाई जा सकी। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, सिवान ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से बड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है, महाराजगंज के डीएसपी हटाए गए हैं, क्या कार्रवाई को लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो था इसकी जांच चल रही थी और जो सारण रेंज के डीआईजी हैं नीलेश कुमार, वो इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच कर रहे थे और इस जांच में जो डीएसपी हैं महाराजगंज की, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है और राकेश कुमार रंजन पर कई तरह की जांच चल रही थी। इसमें जो मामला थे, जो 3 लोगों की हत्या हुई और 3 लोग इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, उनमें जातीय तनाव उत्पन्न होने पर घटना में कर्तव्य के प्रति लापरवाही, कार्रवाई में शिथिलता, जो रिलेटेड जो पुलिस स्टेशन है उसमें सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं करना, अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी नहीं करना, स्वतंत्र फैसला लेने में भी अक्षम माना गया उनको जांच के दौरान, और वरीय पदाधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर की सूचना नहीं देना, जनता से संवाद नहीं करना, तमाम तरह के जो आरोप थे वो उनके ऊपर लगे और जांच में ये सभी आरोप करीब करीब सही पाए गए। तो इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी के रिकमेंडेशन पे बड़ा एक्शन लिया और राकेश कुमार रंजन को वहां से हटाते हुए उनको क्लोज कर दिया गया और पुलिस मुख्यालय से उनको अटैच कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बिहार के वैसे पदाधिकारियों को जो काम करने में अक्षम है, तो उन्हें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जद में आएंगे। कुछ दिन पहले भी आपको पता होगा पश्चिम चंपारण से एक डीएसपी को क्लोज किया गया था और ठीक एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई बिहार पुलिस मुख्यालय की। जी राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और भागलपुर के मसौडो गांव में पिछले साल कटाव से 45 से 50 मकानों को गंगा ने अपने आगोश में समा लिया था और लोग बेघर हो गए थे। वहीं न्यूज 18 ने इस गांव की खबर लगातार प्रमुखता से दिखाई। वहीं इस साल भी लोगों को एक बार फिर से कटाव का खतरा डराने लगा है, लेकिन जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य शुरू किया है। आपको बता दें कि जिससे लोगों को आस ये जगी है कि इस बार कटाव नहीं होगा। वहीं जिन लोगों का घर पिछले साल गंगा में समा गया था, उन लोगों को अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और ग्रामीण इसके लिए गाँव में ही अनशन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। अभी हम हैं सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में। पिछले साल गंगा का रौद्र रूप इस गांव पर देखने को मिला था और लगभग 3 दर्जन घर से अधिक जो है गंगा में विलीन हो गए थे, जिसके बाद जो है देख सकते हैं कि जो जल संसाधन विभाग की ओर से जो है फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो है बांध बांधने का काम शुरू कर दिया गया है और लगातार सैकड़ों मजदूर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जो बांध को बना रहे हैं कि गाँव में जो है पानी जो है अब ना जा सके और जो कटाव जो तेजी से हो रहा था यहाँ पर उसको रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो घर कटे उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ग्रामीण, हम उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है अभी स्थिति लगभग सामान्य है, लेकिन पिछले साल जो हुआ था पूरा भयभीत कटाव हुआ था। 50 से 60 घर गंगा नदी में समा गया था और उसके लिए 35 गो को स्वीकृति पत्र भी मिला था कि 1,20,000 मिलेगा प्लस जमीन मिलेगा, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं मिला। और जैसा कटाव हुआ था, न्यूज 18 बार बार आके अपना न्यूज चलाए थे, तो उसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है, जो कि ये बचाव विरोधी काम हो रहा है अभी। अगर ये भी समय पे होता था लगभग अभी काम पूरा हो गया रहता, लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं हो पाया। लेकिन लग रहा है कि अब बच जाएगा। देखिए, पूरा संभावना तो नहीं है क्योंकि पूरा काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। क्या नाम हुआ? आर्यन। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कटाव निरोधी काम जो है यहाँ पर कराया जा रहा है जल संसाधन विभाग के द्वारा, लेकिन जिनका घर गंगा में विलीन हो गया, बरसों की कमाई जो थी उनकी सारी गंगा में समा गई, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर गांव में अब अनशन भी शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, कटाव का जो दंश है वो कई जिले से जूझ रहे हैं और खास करके जो गांव वाले हैं वो अपने घर को, आशियाने को नदियों में डूबते हुए वो देखते हैं
और ऐसे में जमशेदपुर से एक खबर का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर और सरायकेला में लगातार जारी मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। निचले इलाके जलमग्न हुए हैं, घरों में पानी घुस चुका है और लोग जलकैदी बनने को मजबूर है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है जो अनसुनी है और अब इंतजार है ऊपर वाले की मेहरबानी का। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। काफी इंतजार के बाद हो रही बारिश अब राहत की जगह आफत लाती दिख रही है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट दिख रहा है। कदमा के अनिल सरोवर पथ में तालाब और नाली का पानी दर्जनों घरों में घुस गया। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। विधायक और जुस्कू प्रबंधन के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बड़ी दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। इसका कंप्लेन किए थे कहीं? हाँ, इसका कंप्लेन किए थे, बहुत सर कोई देखने नहीं आया। बस हो जाएगा, बस इतना सा सलाह दिया, कोई कुछ बोला नहीं। जिसको मैं फोन कर रहे कोई वो ना फोन उठा रहे हैं, उठाने से कुछ नहीं, हमेशा एंगेज आ रहा फोन सब। और ये पानी भी कम होने का नाम है, अभी पूरा कंटिन्यू बारिश है इस ईयर। पूरा घर का पूरा सामान बर्बाद, पूरा पानी। जमशेदपुर के साथ ही सरायकेला का भी हाल बेहाल है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। ऐसे में कपाली नगर परिषद क्षेत्र टापू में तब्दील हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित है रहमत नगर का इलाका। जहां तक नजर जाए केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौत को दावत देकर लोग बच्चों को स्कूल ले जाते दिख रहे हैं। आरोप है कि न तो प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि उनकी समस्या सुनने को तैयार है। का इतना स्तर बढ़ गया है कि यहाँ से निकलने का आवाजाही का रास्ता ही बंद हो चुका है। सुबह से हम लोग यहाँ सब फंसे हुए घर पे, कोई यहाँ पर कुछ नहीं आता। प्रशासन और हर तरफ से हम लोग मदद मांग चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, बड़े से बड़े अधिकारी को फोन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हम लोग मदद के लिए पहुँचा नहीं है सर। सरायकेला को जमशेदपुर से जोड़ने वाले कपाली के जबर पुल की हालत तो और भी खराब है। नदी में उफान से पुल के ऊपर पानी बह रहा है। लोगों के आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। पुल पर पानी के तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोग बारिश की गुहार लगा रहे थे, लेकिन जब बारिश हुई तो इतनी कि उसे संभालना मुश्किल दिख रहा है। अब उम्मीद है बारिश थमने की, ताकि जल कैदी बने लोगों की परेशानी कम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, वहीं सीतामढ़ी के किसान मौसम की बेरुखी से परेशान हैं। जिले में बारिश नहीं हो रही है और इसके कारण खेतों में लगी फसल पूरी तरीके से सूख चुकी है। खेतों में पड़ी दरारें सुखाड़ का संकेत देने लगी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले के किसान मौसम की बेरुखी से खासे परेशान है। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि आसमान से लगातार आग की बारिश हो रही है और खेतों में दरार पड़ रहे हैं। किसानों ने करीब मेहनत करने के बाद अपने खेतों में धान की रोपनी की है, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं खेतों की स्थिति क्या है। खेतों में सिंचाई के अभाव में दरार पड़ने लगी है और किसानों के जो फसल है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के किसानों को सिंचाई के लिए किसी तरीके की सुविधा नहीं है और किसानों के बीच सिंचाई को लेकर हाहाकार की स्थिति मची हुई है। जो जल स्रोत है वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं और सरकारी जो नलकूप व्यवस्था है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। किसान कृत्रिम जल स्रोतों के सहारे कहीं कहीं पर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन वो काफी महंगा साबित हो रहा है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के किसानों के खेतों की स्थिति क्या है। धान की रोपनी के बाद खेत पूरी तरीके से सूखे पड़े हुए हैं और सिंचाई का मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान बुरी तरीके से परेशान है। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि सरकारी किसी तरीके की कोई मदद मिलती किसानों को दिखाई नहीं दे रही है और मौसम की बेरुखी के चलते किसानों के बीच हाहाकार की स्थिति है और खेतों में दरार पड़ने लगे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। सिमडेगा के पाकड़टांड़ में बीमार पड़ने वाले लोगों को खाट पर लाद कर अस्पताल तक ले जाया जाता था। हालात का जायजा लेने जब सिविल सर्जन चुनौतियों का सामना कर गांव में पहुंचे तो हालात चिंताजनक थी। सिविल सर्जन ने गांव में मेडिकल कैंप लगाया और लोगों को बेहतर सुविधा देने का भरोसा भी दिया। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में।
सिमडेगा में पाकर टाण का चुंदियारी गांव, जहां मरीज खाट पर लादकर अस्पताल तक ले जाए जाने को मजबूर थे। सड़क और स्वास्थ्य सुविधा का इंतजार कर रहे गांव की किस्मत खुली और सिमडेगा के सिविल सर्जन ने गांव में जाने का फैसला किया। लेकिन चुंदियारी गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। सामने नदी रास्ता रोके खड़ी थी, हाथ में जूते चप्पल लिए और पैदल ही नदी पार करने टीम निकली। किसी तरह जान हथेली पर रखकर नदी पार कर गांव तक पहुंची। चुंदियारी दिक्कत में है, नदी नाला और रास्ते भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हम लोग को स्वास्थ्य के मामले में। चुंदियारी गांव की हालत, सड़क और स्वास्थ्य सुविधा दोनों ही मोर्चे पर खस्ता हाल थी। गांव पहुंचने के बाद मेडिकल टीम ने गांव में कैंप लगाया, फिर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान लोगों में कई तरह की परेशानियां भी सामने आई। सिविल सर्जन ने गांव में लगातार मेडिकल कैंप लगाने का भरोसा भी दिया। मैं रेगुलर वे में यहाँ आऊँगा और सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उसके लिए मैं काम करूँगा। जिनका ये आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनका अबुआ स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकार प्रदत्त की है वो सब सेवा आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये उनको मैं जो प्रॉमिस करके आया था। लोगों की जुबान पर एक ही बात है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। खैर, देर से भी आए, लेकिन अगर दुरुस्त आए तो उसका स्वागत है। उम्मीद है लोगों को सिविल सर्जन की पहल के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी और उन्हें फिर खाट पर लदकर अस्पताल जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने हेमंत सरकार को नोटिस भेजने की बात कही है। राज्य में अब तक महिला आयोग का गठन नहीं किए जाने को लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर सियासत भी गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राज्य में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिंता जाहिर की है। महिला आयोग का मानना है कि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। हेमंत सरकार इस पर गंभीर नहीं है। सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही है। 20 से ज्यादा ऐसे केस संगीन मामले हुए हैं जिस पर कि सरकार चुप है। मैं इसको लेकर के आयोग से समन जारी करूंगी। और राष्ट्रीय महिला आयोग हेमंत सरकार पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने महिला आयोग के गठन की पहल नहीं की। आरोप है कि महिला आयोग नहीं होने से समय पर रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। झारखंड में करीब 8000 केस अब तक लंबित हैं। महिलाओं के खिलाफ मानव तस्करी और दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि आदिवासी बहुल संथाल इलाके में बंगाल जैसा हाल हो गया है। 5 साल हो गए, पिछली सरकार भी थी, हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी, हर महिलाएं ने आवाज़ उठाई थी, हर धर्म, हर जाति, हर तबके की महिलाएं आती हैं और आधी आबादी हैं, उनकी सुरक्षा देने के लिए, और कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। विपक्ष के आरोपों पर सत्तारूढ़ दलों ने भी पलटवार किया और अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी थी। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने महिला आरक्षण की सबसे पहले पूरा करने का काम किया था जब 14 महीने के लिए सरकार में आए थे तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के सिर्फ भाषण देती हैं। जिस तरह से सभी बोर्ड निगम आयोग का गठन हुआ है, बहुत जल्द महिला आयोग का भी गठन होने जा रहा है। झारखंड में महिला आयोग का गठन नहीं होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग खुद अपना कोट लगाकर महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि हेमंत सरकार इस बेहद संवेदनशील मुद्दे और महिलाओं की सुरक्षा पर क्या विचार करती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मुंगेर से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गंगठा थाना के सोनरबा गांव के पास जंगल में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2 धंधेबाजों को भी पकड़ा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की 2 भट्टियों को भी ध्वस्त किया है।
खबर अब गया जी से है, जहां फतेहपुर प्रखंड के नगर पंचायत वार्ड 9 के राहुल कुमार की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 6 दोस्त मिलकर के पिकनिक मनाने गए थे और उसी दौरान राहुल की गुनगुन से किसी बात को लेकर के बहस हो गई, जिसके बाद गुनगुन ने गोली मार करके राहुल की हत्या कर दी। और इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी गुनगुन के साथ 2 आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस छापेमारी कर रही है। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी आदमी उस लोधवे पहाड़ी पे इकट्ठा हुए थे और इनके परिजनों का आरोप है कि गुनगुन और कुछ उनके सभी दोस्त राहुल को बुला के घर से ले गए और पहाड़ी पे गोली मार दी। खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,09,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि अभी के जलस्तर से फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद से जल संसाधन विभाग अलर्ट है। दरअसल नेपाल की तराई इलाकों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बिहार में बीते 2 महीने में कई आयोग के गठन के बाद अब पंचायती राज आयोग के गठन की भी मांग उठने लगी है। मुखिया महासंघ और सरपंच महासंघ ने सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। संघ ने जुलाई महीने में ही पंचायती राज आयोग के गठन की मांग की है। संघ का यह कहना है कि सरकार को त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हो सके और लाखों प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान हो सके। संघ ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर अगस्त के पहले सप्ताह में बापू सभागार में विशाल जनसभा का आयोजन कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।